राव सर, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनर श्री प्रवीण वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनर श्री अर्पित सिंह रघुवंशी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में अजय दुबे जी, SDERF जवान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में डिजास्टर की तकनीकों को समझाने के लिए अंकित मालवीय जी, SDERF जवान है, आपका भी बहुत स्वागत है। हम विद्यालय परिवार की ओर से हमारे प्राचार्य महोदय श्री महेश कुमार रघुवंशी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व प्राचार्य श्री अनिल तागड़े जी, आपसे भी स्वागत है। प्रभु, डिजास्टर मैनेजमेंट एक तकनीक है जिस तकनीक के माध्यम से हम प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जान में जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हमारे बीच है। हम निश्चित तौर पर हमारे विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक वंदन करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्राचार्य श्री महेश कुमार रघुवंशी सर से, हमारे बीच में उपस्थित है अंकित मालवीय जी, सर आप खड़े हो जाएंगे। आप SDERF के जवान हैं और इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, पूर्व छात्र होने के नाते और मैं आग्रह करूंगा श्री रघुनाथ वर्मा जी से कि आप उन्हें प्राकृतिक रूप से आती है तो उसको हम कैसे प्रबंधन करें, किन चरणों में करें, यही कुछ जो मंच है वो आपको अवगत कराएगा। मैं हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, इन बच्चों की ओर से आदरणीय श्यामल राव सर, आदरणीय दुर्गे जी और जो हमारे SDERF की टीम है, सबों का बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं कि आपने जिस प्रकार वृष्टि होती है, जिस प्रकार आशीष होता है, जिस प्रकार इन नौजवानों को भारत के भविष्य के लिए करने की एक प्रक्रिया में आप रत हैं, उस हेतु आपने हमारे विद्यालय का चयन किया। हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं सर, वंदन करते हैं। निश्चित तौर पर आज जो आपकी उपस्थिति है, कई बार क्या होता है, आपने मैक्सिमम केसों में देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पैर के ऊपर से सांप चला गया, उसने जूता पहना हुआ था, पैर के ऊपर से सांप चला गया, उसके पैर में वाइब्रेशन हो रहा है, वो गया झाड़ू डालने के बाद उसने अपना जो भी किया और वो ठीक। हर सांप का वेनम उसकी बॉडी में नहीं होता है, हर सांप का वेनम उसके दांतों में नहीं होता है, हर सांप का वेनम अपनी अपनी प्रजाति, अपने अपने गुणों के हिसाब से अलग अलग स्थान पे होता है। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः जो सांपों की प्रजाति है और जो जहरीली होती है उनके नाम है कोबरा, सुना, रसल वाइट का, कॉमन कैरेट, ये अलग अलग प्रकार के सांपों की प्रजाति के नाम है जिनका अलग अलग वेनम अलग अलग काम करता है। कुछ वेनम ऐसा होता है जो हमारे ब्लड में क्लॉट बनाता है, कुछ वेनम ऐसे होते हैं जो टिश्यू डैमेज करते हैं, हमारे टिश्यू में फैलते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो इन सबका इलाज तो आपदा प्रबंधन बड़े इजी शब्दों में समझा। जो बारिश आई थी वो क्या थी, तो ये जो अरेंज करें क्या था, प्रबंधन। इतना ही समय मिलता है किसी भी आपदा में खुद को बचाने के लिए, ठीक है। अब नई जगह है हमारे लिए, आप यहाँ पे आते रहते हैं, अब नई जगह है, नई एनर्जी है, तो नए मोड से चालू करते हैं। स्नेक बाइट, सांप का काटना, लास्ट में फोकस हियर, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। याद रखना मेरी नजर इस रूम के चारों तरफ कोनों में है, मैं हर एक से कॉन्टेक्ट करूंगा। जो भी मुझे सोता हुआ देखा, जो भी मुझे सोता हुआ देखा, बात करते हुए देखा, तो वो या तो यहाँ पे देखा, फिर आपको वहां से बताना है, ठीक है। क्या समझ में आया, बोलो ऐसे जागते हो रहे हैं, और बहुत सारे भी हैं, बस हो गया। अब हमें इस चीजों से बचना कैसे, तो हम बता रहे थे कि एक झाड़ फूक वाला सिस्टम, तो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति के पास आने वाले, इसने सामने वाले के पास गया, उसने उसको अपने मंत्र से जो भी करना है किया, आपको लगा कि इसने मुझे ठीक कर दिया और आप ठीक हो गए। अब इसका साइकोलॉजिकल साइंटिफिक कम कारण समझेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल, सबसे बड़ी गलती, ऐसा हर कोई करेगा, हम भी कर सकते हैं गलती, और आप कहां जाना है, डॉक्टर के पास, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है।
और अपने साथ किसी बड़े को लेकर जाना है, घबराना नहीं है, पूरी जानकारी देना कि सांप किस तरीके से दिखता था, कैसा था, अगर फोटो है तो बिल्कुल लेकर जाए। था खुलता सांप जहरीला नहीं था। क्लियर? आगे समझ में? स्नेक बाइट। दूसरी चीज, ये सारी सर्विसेज के लिए आपने उनको सही जानकारी देना है। आग लगी है तो फायर ब्रिगेड की सुविधा वो उसमें है, कोई आपदा है तो एसडीआरएफ होमगार्ड की सुविधा उसमें रहेगी, एम्बुलेंस वो प्रोवाइड करेगी, पुलिस सपोर्ट वो हेल्पलाइन प्रोवाइड करेगी। तो जानकारी किस पे देना है? 112। ठीक है, जानकारी समझ में आई? पक्का? तो हम ये मान लें कि अगर कहीं आग लगती है, स्नेक बाइट होता है, तो जब तक एसडीआरएफ होमगार्ड और हमारी टीम आएगी उससे पहले आप लोगों को बचाने का योगदान देंगे? बचा लेंगे? चलिए, अच्छी बात, थैंक यू। मेरा नाम आतिश सिंह जी है, मैं सिविल डिफेंस का टीओटी ट्रेनर हूँ। ठीक, और मेरा विषय है बिजली, लाइटिंग। लाइटिंग समझते हैं? आकाशीय बिजली, जो आकाश से बिजली गिरती है। तो बिजली क्यों गिरती है? हालांकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, पर मैं आपको फिजिक्स समझाता हूँ। इंटरेस्ट समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले साइलेंट, आप भी यही कहीं होंगे, आपका भी फ्यूचर यही कहीं होगा। ये देखिए हमारे ऑफिसर, हमारे टीचर्स कितने अनुशासन से बैठे हैं, इसलिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अनुशासन। आप अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी इग्नोर कर देगा। अगर आप अनुशासित बैठे होंगे तो आपको सब पूछेंगे कि यार वो लड़का बहुत अच्छा है, अनुशासन में रहता है। तो अनुशासन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? तो बिजली ऐसी कोई भी सुरक्षित स्थान देख के हमें वहाँ पे सुरक्षित रहना है, रुक जाना है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, खेत में है तो हमें जल्दी से जल्दी खेत से घर जाने की कोशिश करना है। पेड़ पर के नीचे तो बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि पेड़ एक पॉजिटिव एनर्जी बनाता है और उसमें बिजली गिर जाती है आसानी से। घास वाली सरफेस होती है, इसमें भी एनर्जी होती है, तो इसमें भी बिजली बहुत जल्दी गिरती है। हमें सुरक्षित स्थान पर रहना है और पेड़ों के नीचे। और मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए उस समय, जैसे मौसम बहुत खराब है और बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तो हमें मोबाइल का डाटा बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मोबाइल का डाटा किससे कनेक्ट होता है? टावर से। और टावर की ऊंचाई कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें तड़ित चालक लगा होता है, पर डिटेक्ट कर लेता है मोबाइल, तो मोबाइल क्या हो जाता है? विस्फोट, है ना? उसका
ही है जो ये सलमान खान इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे बाजू वाले को पसंद है। ऐसा है क्या? सबकी कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो इन्हीं खासियत को लेकर के मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा और उसका नाम है CPR। कितने लोगों ने सुना था? नहीं सुना था? आज सुन लिया? क्या है? सभी एक बार शानदार जोरदार आवाज में बोले, क्या है? बहुत बढ़िया। अगर इतना एक बार अगर बोल लिए ना, इसको बार बार अगर बोलेंगे तो मन में एक बार जोर से बोलिए। क्या है टॉपिक? मन में बोलिए, मन में जोरदार तरीके से बोलिए। क्या है? बहुत बढ़िया, मैंने सुन लिया। CPR होता क्या बेटा, मैं ये बता देता हूँ। CPR हमारे शरीर के दो महत्वपूर्ण अंगों की कार्यप्रणाली है जिसको हमें पुनर्जीवित करना होगा। बातचीत नहीं करेंगे तो 5 मिनट में आप सभी लोगों को समझ में आ तो जाएगा। CR में होता है कार्डियो, हिंदी में कहते हैं हृदय। आपके शरीर में हृदय है। फिर आते हैं CPR में अगला अल्फाबेट क्या? P आगे होता है पल्मोनरी और हिंदी में कहते हैं उसको फेफड़ा। हृदय और फेफड़ा आपके शरीर में है। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम मैं सामान्य से कम समय में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करूंगा। हृदय का हमारे पास में काम, हृदय जिसको दिल भी बोलते हैं, ठीक है? हृदय का काम केवल हमारे शरीर में, आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर में खून का फैलाना और वापस उसी खून को वापस हृदय तक खींचना। मतलब ठीक है, हृदय में, हमारे शरीर में हृदय का केवल और केवल काम रक्त से संबंधी है, ठीक है? अगर आपके पैर के नाखून को मैं उखाड़ूं तो वहां से क्या निकलेगा? तो पता है आपको खून वहां तक किसने पहुंचाया? हमारे हृदय। वो पंप करता है, उस पंप की वजह से वो ब्लड आपके नाखून तक भी पहुंच जाता है। अगर सिर में अगर मैं चोट करूं, कट लगे, वहां से क्या निकलेगा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पैरों के नाखून से लेकर के आपके टॉपेज सिर तक अगर आपको रक्त मिल रहा है तो ये रक्त को ऊपर नीचे दाहिने बाएं सारे अंगों तक फैलाने का काम किसका है? हृदय का। अब हृदय का काम समझ में आ गया? एक गाना हुआ करता था, खैर अभी आप काफी लोग छोटे हैं तो मैं बताऊंगा नहीं। दूसरा है हमारा वाइटल पार्ट है फेफड़ा। सियाने मैंने कार्डियो बोला था, कार्डियो में हृदय। हृदय का काम आपको समझ में आया? केवल समझ में आया? आते हैं दूसरा अंग की ओर, उसका नाम है फेफड़ा। फेफड़े का काम क्या है? आपको पता है आप जीवित क्यों है? क्योंकि आप सांस लेना देना करते हैं। अगर एक व्यक्ति सोया भी हुआ है तो उसका सीना ऊपर नीचे होता है, नाक से सांस अंदर बाहर होता है। ये क्यों? ये अंदर कंट्रोल कहाँ होता है? यदि हम सांस खींच रहे हैं तो सीधा पेट में जा रहा है और पेट दबाए तो पूरी की पूरी सांस निकलती है। ऐसा होता है क्या? उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है, उसका नाम है फेफड़ा। तो फेफड़े का काम क्या होता है? बाहर से हवा को लेना, उसमें से महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये मोटा मोटा ये दो शरीर। ऐसा कोई बच्चा बैठा है जो बिना हृदय और बिना फेफड़े का बैठा हो? सभी के पास में है। सभी के पास में ये दोनों अंग हैं, इसका मतलब आप जीवित हैं। ये दोनों अंग प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए आप जीवित हैं। क्या होगा अगर आपका फेफड़ा काम करना बंद कर दे? क्या आप सांस ले पाएंगे? सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? मतलब आपके जीवित रहने के लिए फेफड़ा का सही तरीके से काम करना जरूरी है। एक दूसरा अंग हुआ, दूसरा अंग है हृदय। हृदय का मैंने काम बताया था, शरीर में रक्त का ले जाना और वापस लाना, यही काम है हृदय का। अगर सभी के शरीर में हृदय है, सभी के शरीर में हृदय है। अगर आपके शरीर में अगर हृदय ना हो तो आप जीवित रहेंगे क्या? या हृदय अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप जीवित रहेंगे क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हृदय और फेफड़ा अगर आपके शरीर में काम नहीं कर रहे हैं तो क्या मानव शरीर का जीवित रहना संभव है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, ट्रॉमा केस, एक्सीडेंट या किसी भी कारण से अगर तड़प रहा है, आप या सही तरीके से सांस नहीं ले रहा है, या उसकी नसें कट चुकी है, या हो सकता है कि उसका हृदय सही तरह से काम न करने की वजह से तड़प रहा है
और ये लक्षण अगर आपको पता चल जाए और मैं ये कहूं कि आपके सामने कोई तड़पता हुआ मर रहा है और अगर मैं उसको जीवित करने की मैं अगर प्रणाली अगर मैं आपको बता दूं तो बताइए कितना नेक और पुण्य का काम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, हृदय और फेफड़ा अगर सही और सुचारू रूप से अगर काम नहीं करता है तो एक मानव शरीर मरने लग जाता है। और अगर मुझे पुनः जीवित करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, अगर सांप ने अगर आपको काट दिया है, आपको अगर ये पता चल जाए कि सांप ने अगर काटा है तो कुछ ना कुछ बचाव तो करेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चला कि सांप ने आपको काटा है तो ये तय है कि उसका पॉइजन लगने की वजह से अब व्यक्ति घर जाकर के या कहीं पर भी जाकर के मर सकता है। तो मैं आता हूँ वाइटल ऑर्गन जो महत्वपूर्ण है और उसका जो प्रणाली है सीपीआर। ठीक है, सीपीआर सभी को मैंने मन में जोर से बोलवाया था, एक बार फिर से जोर से बोलेंगे। सी यानी कार्डियो हृदय, पी मतलब पल्मोनरी फेफड़ा। इन दोनों अंगों को पुनः जीवित करने की जो प्रणाली है उसी को कहते हैं सीपीआर। और ये कब की स्थिति होगी? मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ। जब मैं आपके चाहिए ज्वलंत उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि मैं आपके घर में कोई बड़ा भाई बिजली का काम कर रहा है, अचानक से करंट लगा, नीचे गिर गया, वो बोल रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। आपके साथ खड़े रह के देखेंगे कि मेरा भाई क्या हो रहा है? देखेंगे क्या? आपके पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं, सांस लेने में भी तकलीफ कठिनाई, बैठ नहीं पा रहे हैं, शौच के लिए नहीं जा पा रहे, घर के बाहर नहीं जा पा रहे, अचानक से वो बिस्तर से गिरते हैं, तड़प रहे हैं, एकदम से आप देखेंगे कि पापा, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करेंगे क्या? आप क्या ये नहीं पूछेंगे कि पापा आपको महसूस कैसे हो रहा है? बोलेंगे बेटा मुझे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। आप कुछ नहीं करेंगे? अगर मैं बोलूं कि मुझे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, आप कुछ करेंगे क्या? आपको पता ही नहीं सीपीआर कैसे देंगे। मतलब आप ये मान के चलिए, अगर आप भी वही, आपको सांस लेते बन रहा है, मुझे सांस लेते नहीं बन रहा है, मेरा शरीर बीमार है इसलिए सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या इस वातावरण में जिसमें आप सांस ले पा रहे हैं वहां पर मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मतलब आपका शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर बीमार है। ऐसी अवस्था में उस घायल व्यक्ति को ये हृदय और फेफड़े को पुनः जीवित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसी को क्या कहते हैं? सीपीआर। तो मैं जो कोई भी एक बच्चा आ जाओ विकास जा। देखिए अब समझ में आया? दिख रहा है सभी को जगह? जिसको दिखाई ना दे रहा हो तो अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है। सामने वाले सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? बेटा पीछे वालों को नहीं देखेगा, सामने वालों को तो दिख रहा होगा ना। ढूंढने में आ जाइए, सामने के वो बैठ जाइए और सभी को दिखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये वो अवस्था है बेटा, कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपका साथी अचानक से बेहोश पड़ा है। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं बेटा, मैं एक चीज, बातचीत नहीं, देख लो अचानक हो गया, आपको समझ में नहीं आया कि अभी तो मेरे साथ में अचानक से हुआ क्या है। हो सकता है कि उसका शरीर बीमार हो सकता है कि उसके शरीर आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए कैसे। ये बच्चा सबसे पहले एक फार्मूला याद करिएगा, याद रखिएगा, डॉक्टर एबीसी। क्या है फार्मूला? सभी को याद रहेगा? डॉक्टर DR, उसको डॉक्टर कहते हैं, DR को डॉक्टर कहते हैं शॉर्ट में, DRABC। सभी को याद रहेगा? क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? अभी तक आप ये पढ़ रहे थे, D फॉर क्या पढ़ रहे थे? मैं आपको बताता हूँ, D फॉर होता है डेंजर, और डेंजर आने होता है हिंदी में खतरा। बिजली की इसमें 2 सिर और 2 हड्डियां लगी रहती है, खतरा मतलब अगर आप जबरदस्ती उसमें छेड़खानी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ खतरा होगा। करेक्ट है जी? और आपका समय ज्यादा जाएगा। देखिए डॉक्टर एबीसी फार्मूले में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट उठा रहे हैं? डी फॉर डेंजर, और डेंजर को कहते हैं हिंदी में। तो डेंजर का मतलब ये कि ऐसी कौन सी वजह है, कौन सा
जिसकी वजह से इस बच्चे की ये अवस्था हुई है। मान लीजिए कि हो सकता है चढ़ने का प्रयास कर रहा हो, वो गिर गया, सिर के बल गिर गया, पीठ के बल गिर गया, उस डेंजर को देखना है। हो सकता है कि कोई जहरीला कीट पतंगे वस्तु को उसको काट के तो नहीं चला गया, हो सकता है वो लेट रहा हो या कोई जहरीली चीज उसको चुभ तो नहीं गई, या कुछ डेंजरस चीज नुकीली चीज तो चुभ नहीं गई। तो उस चीज को पहले देखना है कि वो डेंजर को अनुमान लगाने की क्या है, ठीक है। या हो सकता है कि वो उस बच्चे के पास में आप जाएं और हो सकता है उसकी मनसा हो कि वो आपको मार दे, और जरूरी नहीं कि इस जगह पर ये बच्चा ही रहे, हो सकता है कि इस जगह पर आपके पापा, आपके भैया, आपका पड़ोसी, आपका गांव का कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। अभी आप बच्चे हैं, आगे जाने के बाद में युवा बनेंगे, और युवा बनने के बाद में ये महत्वपूर्ण भूमिका भी आपको अदा करनी है। सर, ये होता है फार्मूला का कौन सा, ये होती है प्रतिक्रिया। अगर उस बच्चे को अगर आपकी आवाज समझ में अगर आ रही है तो बोलेंगे मुझे कुछ हुआ है। जैसे आप बोलते हैं ना कि आपको अच्छा लग रहा है, तो सामने वाला क्या बोलता है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये होता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब किसी का जवाब देना। मान लीजिए कि बच्चा कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब ये तो अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है आप जो बोल रहे हैं उस तक सुनाई ना दे रहा हो, या हो सकता है वो बहरा हो सकता है, या हो सकता है कि अपनी बीमारी की वजह से आपको जवाब नहीं दे पा रहे। ये होता है रिस्पॉन्स। जैसे उदाहरण के लिए आपकी मम्मी बोलते हैं बेटा उड़ जा, आपको नींद बहुत आ रही है, आप उठते हैं क्या? नहीं उठते हैं। फिर मम्मी फिर एक लगाती है, उसके बाद फिर आप सोते हुए पाए जाते हैं क्या? क्यों? ये प्रतिक्रिया है कि मम्मी जब प्रेम से बोल रही है तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, लेकिन मम्मी जब थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेती है अपने 5 उंगलियों का तो आप प्रतिक्रिया देना चालू कर लेते हैं। सही बात है? वही प्रतिक्रिया। जब ये प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसके शरीर को हिला डुला के देखिए, हो सकता है कि उसकी मूर्छा टूट जाए। और अगर फिर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपको बेटा एक हेल्प मांगना है। मैंने बताया था डॉक्टर एबीसी, फार्मूला क्या बताया था? डॉक्टर एबीसी। तो डी और आर के बीच में एक गेप है, डी आर और एबीसी के बीच में गेप है। इसमें आपको किसी को मदद के लिए बुलाना है कि भाई साहब, भैया, दीदी, मौसी, चाची, काकी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद के लिए आएंगे, या सफेद शर्ट वाले भैया आप थोड़ी मेरी मदद ले जा सके, या इसके लिए सीपीआर की कार्रवाई कर सके, या इसका बचाव के लिए कोई उपाय कर सके। इसके लिए किसी की मदद के लिए बुलाना है। हम ये बोलते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी को एक्टिवेट करना, मतलब अभी आप बच्चे हैं, जितने भी लोग समझ सकते हैं इस चीज को, या जब आप किसी को बताएं तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए हॉल है, एक बड़े हॉल में एक बच्चा अचानक से गिर गया है, क्या आप तत्काल आकस्मिक चिकित्सा सुविधा हमें मुहैया कराएंगे? तो यहाँ का जो भी नजदीकी अस्पताल है जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ा है, चाहे थाने में खड़ा हो या अस्पताल में खड़ा हो, उसको ये तो पता है कि एकीकृत विद्यालय कहाँ है, शासकीय बालक विद्यालय कहाँ है। उस गेट में जैसे ही आएगा तो आप में से जिसको आपने मदद के लिए बुलाया है, आप उसको बोलिए गेट में खड़े, जैसे ही एम्बुलेंस आता है तो आप इस हॉल तक लाएं, ताकि इस घायल व्यक्ति को हम तत्काल एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जा सकें। आने जाने का रास्ता क्या है? नाक और मुंह। अगर आपके नाक और मुंह से सांस नहीं ले पा रहे हैं का मतलब क्या ये तो फेफड़ा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या आपके नाक और मुंह में कुछ ना कुछ चीज फंस गई है जिसकी वजह से आप सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? देख लीजिए, देख लो एयरवे, सांस लेने का, जैसे मुंह लेने का तरीका, उसकी ठुड्डी को दबाइए, जबड़ा खुल जाएगा। अगर उसके मुंह में कुछ फंसा है तो आप अपने हाथ की छोटी उंगली डाल के उसकी निकालिए। बेटा कभी कभी होता ये है, एक्सीडेंट या ट्रॉमा केसेस में घायल व्यक्ति की जीभ पलट जाती है। जीभ, आप लोगों ने अभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखा है, कभी कभी आप देखेंगे जिनके एक्सीडेंट होता है उसकी जीभ पलट चुकी होती है। पलट जाने की वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं। दूसरा, कभी कभी एक्सीडेंट होने की वजह से सिर या पीछे पीठ में चोट लगने की वजह से उसके गले में ब्लड का थक्का, खून का थक्का जमा। जब कभी भी किसी घायल व्यक्ति को आप सांस लेने में कठिनाई, किस तरीके से परीक्षण करना है,
या रक्त के परिसंचरण में कठिनाई, हमने बताया कि परीक्षण कैसे करना है। इसमें कठिनाई आती है तो आपको करना क्या है, इस चीज को आप देख लीजिए, पूरी कार्रवाई एक बार स्पीड में देख लीजिए, दबाना नहीं। कुछ समझ में आया क्या? चेस्ट कंप्रेशन, दबाना नहीं, एक्टिंग बस। किसी को कुछ समझ में आया? नहीं आया। और आप पहले अपने फेफड़े को भरिए और जितना फेफड़े आप अपना फेफड़ा भरे पूरी की पूरी सांस उसके मुंह के माध्यम से छोड़ दीजिए। लेकिन इस समय विशेष ध्यान देने वाली बात है कि नाक बंद कर देना है, ताकि आप जो सांस दे रहे हैं उसके नाक से बाहर निकल ना जाए। कितनी बार सांस देना है? 2 बार। ऐसा क्यों? 2 बार क्यों? हम 3 बार क्यों नहीं दे सकते? क्यों 2 बार क्यों? आगे आते हैं, समझ लीजिए, आगे आते हैं। उसके बाद में हमारे रेस्क्यूअर ने क्या कार्रवाई किया? उसके चेस्ट पे प्रेस कर दबाया। प्रेस कर। कितना दबाया? इधर जो बोल रहे थे हमको सब समझ में आया, वो बताएंगे कितना दबाया? 2 बार नहीं दबाया बेटा, उसने 30 बार दबाया। अब आप गंभीरता से देखिए, अगर मेरी बात अगर 4 से 5 मिनट अगर ध्यानपूर्वक वास्तव में अगर सुन रहे हैं तो किसी न किसी घायल व्यक्ति की जान बचाने की और अग्रेसिव है। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके 5 मिनट शांत रहिए, जिसको सुनना है वो सुन लेगा। क्योंकि मुझे पता है 11th मैंने भी पढ़ा है और 12th मैंने भी पढ़ा है, और जो भावनाएं आपकी चल रही है वो मैंने भी की है। और मैं आपको बताऊं, आपके स्टैंडर्ड से कहीं अच्छे स्कूल में मैंने 11th 12th पढ़ा है, आ रही बात समझ में? और आपसे कहीं ज्यादा बेहतर नॉलेज था मुझे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बताऊं, 1 मिनट बेटा, मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कहीं पर अंग्रेजी का शब्द उच्चारण कर रहा हूँ? मैं आपके जैसे बदतमीजी करने का प्रयास कर रहा हूँ? और फॉर योर नॉलेज, इधर 11th 12th तो कुछ कॉन्फिडेंस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो बोरियत महसूस कर रहे हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय बालाघाट, और बालाघाट सेंट्रल सीबीएसई का स्टूडेंट हूं मैं, ठीक है? आपसे कहीं ज्यादा बेहतर स्टूडेंट है, पर इतनी ज्यादा अवहेलना मेरे अंदर नहीं थी, और इसी वजह से शायद मैं आप आज भी शायद उस समय में कहीं अच्छी जगह हूं। प्लीज 5 मिनट शांत रहेंगे आप? अब थोड़ा सा आपके अंदर का जो गुरूर था थोड़ा टूटा, तो ये तोड़ने के लिए आपको क्या चेतना दिखाना जरूरी था क्या? अब थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान से देख लीजिए। वो दरअसल होता क्या मालूम है, मेरे सामने भी एक डूबता व्यक्ति मेरे सामने आया था। जब मुझे सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की बारी आई तो मैं उसकी जान नहीं बचा पाया, और अगर मैं उसको सीपीआर सही पे कारगर तरीके से देता ना तो व्यक्ति जीवित रहता। लेकिन मैं एक उदाहरण बताता हूँ, पिछले साल का आपके ही थाना क्षेत्र में, इस थाना क्षेत्र में हमारे एक जवान ने एक घायल व्यक्ति को सीपीआर दिया था। पता है सीपीआर दिया था कब? 2 बजे। सीपीआर देने के बाद में एम्बुलेंस की मदद से उसको चौरई हॉस्पिटल में पहुंचाया भी गया। क्यों? क्योंकि वो घायल अवस्था में था, और उसको सीपीआर देने की वजह से उसकी स्थिति ऐसी थी स्टेबल, और स्टेबल होने की वजह से वो चौरई हॉस्पिटल में पहुंचा, और शाम के 7 बजे उसका पूरा परिवार उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने 2 बजे सीपीआर दिया था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जीवित था, और अगर उसको 2 बजे सीपीआर नहीं मिलता तो शाम को 7 बजे पूरा परिवार रोते हुए उसके शव को शमशान घाट ले जाता रहेगा। तो मैं उस गंभीरता की ओर मैं बताना चाह रहा हूं कि सीपीआर आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कम से कम जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बोला था, देख तो लेंगे, लेकिन जो बच्चे समझ सकते हैं वो तो समझने का प्रयास करें, इतना महत्वपूर्ण है। मुझे पता है आपको बोरियत हो रही है, आप बाहर जाना चाह रहे हैं, बेशक, क्योंकि जिस समय में ये स्थिति बनेगी ना उस समय आपकी भी लाश ऐसे ही जाएगी। क्योंकि ये बताऊं, जब किसी दुर्घटना स्थल पर हर कोई
तो जिनको तैराकी नहीं आती वो भी पानी की सतह पर तैरता मिलेगा, सिवाय उनके जिनको तैराकी आती है। दूसरी चीज बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि आपको हमेशा बरसात या फिर आपको तैराकी नहीं आती है और आप बड़े हो किसी की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं और तैराकी नहीं आती, तब क्या करेंगे? आप लाइफ जैकेट ढूंढने जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ विकल्प तो ढूंढेंगे। तो उसका एक विकल्प देखिए, हमारे बचे रह सकते हैं। इसका वैकल्पिक संसाधन क्या है? ट्यूब को आपने कहा देखा है? वाहनों के टायरों के बीच में क्यों? हवा भर के रखने के लिए। तो करने के लिए अगर आपको संसाधन न मिले, आप सूखे बांस, सूखी लकड़ी को आपस में इस तरीके से रस्सियों की मदद से बांध दीजिए। जब आपस में उसको बांध देंगे तो क्या होगा कि सारे सूखे लकड़ी लट्ठे आपस में, एम्बुलेंस, टू व्हीलर, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये मेरी आखिरी सीख है, एक बार ध्यान से देख लें। मैं ये कहता हूं कि किसी घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेचर। आपको एक स्थान से घर से शमशान तक ले जाते हैं, तो जो ले जाने वाला जो साधन है वो क्या है? वो भी एक स्ट्रेचर है। एक स्ट्रेचर देख लीजिए नमूना, किसी भी दो बांस या डंडों का इस्तेमाल, उसके इस्तेमाल इस तरीके से करिए, उसके ऊपर ब्लैंकेट को किस तरीके से लपेटना है देख लीजिए, इस तरीके से। कोई भी एक बच्चा आ जाओ, कोई भी एक बच्चा जो अपने आप को बहुत भारी समझता हो, मैंने जाऊँ लेट जाओ। जितना वजन का घायल है वास्तव में स्ट्रेचर लाने ले जाने का काम करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में तो कोई भी बड़ा बच्चा उसकी मजबूती चेक कर लीजिए। कोई भी देख लीजिए, कि 60 किलो तक के व्यक्ति को जब कर सकते हैं। लाने ले जाते समय उसके हाथ को पहले बांध दीजिए, उसकी वजह से क्या होगा कि उसका हाथ बाहर नहीं निकलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बहुत सालों से आपका अनुसरण करता हूँ, पीछा करता हूँ आपके कार्यों का। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आप भी हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें कि ये भी आपकी तरह आपका अनुसरण कर सकें। अगर नहीं